नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है, जिसको लेकर पूरे भारत में जश्न है। नेता मंत्रियों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जा रही है। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक वीडियो साझा किया। वीडियो में नरेंद्र मोदी के संघर्ष के दिनों से लेकर अब तक के जीवन के हर पल को बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया। यानी एक तरफ तो पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली में चल रहे मोदी योगी के कोऑर्डिनेशन को देखकर विपक्ष को अलग टेंशन खाई जा रही है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, विपक्ष को इतनी टेंशन क्यों खाई जा रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब 75 साल के हो गए हैं जी। अगले साल 76 साल, 77 साल, 78 साल होंगे। 2029 का समय आ जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इस मूड में नहीं है कि अभी 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होगा वो किसी और के नेतृत्व में होगा। लेकिन फिर भी एक तरफ सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते उम्र और बढ़ती राजनीतिक कैरियर से खुश हैं कि जब तक मोदी बेहतरीन काम करते रहेंगे, लोगों के साथ बेहतरीन जुड़ाव रखे रहेंगे और जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाते रहेंगे, उससे पार्टी को, संगठन को और उन नेताओं को फायदा होगा जो उनकी पॉपुलैरिटी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और देश के साथ उनके जुड़ाव के कारण मंत्री बने हैं, सांसद बने हुए हैं। उनकी पार्टी सत्ता में है तो पावरफुल पोस्ट पर भी हैं, पार्टी के, संगठन के अलग अलग पदों पर बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर या संघ के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों के अंदर इस बात के लिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक के लिए भारत का नेतृत्व कर रहे हैं तब तक हमारी कुर्सी भी, सियासत भी सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी बढ़ती है कि अगर कोई नेता आगे बढ़ता है, अगर उम्र के उस पड़ाव की तरफ जाता है, 75 साल की बात चल रही है अभी, तो धीरे धीरे एक ढलान भी आता है और ढलान उम्र के साथ राजनीति में भी आता है। मतलब उम्र बढ़ेगी तो ऐसा तो है नहीं कि 100 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में एक्टिव रहेंगे। एक समय होता है, उस समय के बाद उन्हें रिटायर होना होता है। जैसे पहले भी होता रहा भारतीय जनता पार्टी में। कभी अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े लीडर हुआ करते थे, सर्वमान्य लीडर भारतीय जनता पार्टी में थे, प्रधानमंत्री भी बने। उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी एक स्ट्रांग लीडर हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन बढ़ती उम्र के बाद वाजपेयी जी भी रिटायर हुए। आडवाणी के ऊपर ये माना गया कि अब इनकी उम्र ऐसी हो गई है, नेतृत्व कमजोर हो चुका है, अब उनमें वो एग्रेशन नहीं है जिसके कारण वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जा सकते हो। तो चुना गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ये चुनाव हुआ कि किसे अब लीड करने के लिए आगे लाया जाए। तो मुख्यमंत्रियों पर, संगठन के लोगों पर, अलग अलग जगहों पर नजर गई और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। 2014 से अब तक सफल नेतृत्व रहा है। लेकिन विपक्ष के अंदर परेशानियां बढ़ी। जब लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे तो विपक्ष को थोड़ा ज्यादा सुकून था, लेकिन उस समय भी आडवाणी के ऊपर अटैक किया करते थे। आडवाणी को क्या क्या नहीं बोला गया। राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने किया, उनको लौह पुरुष तक बताया गया था पार्टी की तरफ, संगठन की तरफ, समर्थकों की तरफ से। लेकिन विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगाया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस का एक शिल्पीकार बताया गया और फिर उनके बारे में कहा गया कि ये वाजपेयी जी तो बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, वाजपेयी जी सबको साथ लेकर चलते हैं, आडवाणी थोड़ा ज्यादा कठोर आदमी है। लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन मंडल में और इधर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी उभरे तो फिर मोदी से आडवाणी की तुलना करने लगे और सीधे कहा जाने लगा आडवाणी तो बहुत बेहतर थे, मोदी तो उनसे भी खतरनाक है। और इतने खतरनाक निकले कि ये
तीसरा कार्यकाल चल रहा है और चौथे की भी संभावना पूरी तरीके से है। पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ 2029 में भारतीय जनता पार्टी के आने की, वापसी की संभावना है। यह सब दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष के अंदर यह चर्चा चलती है कि इनके संगठन को लेकर कि हमारा संगठन कैसा है। तुक्के में अगर 10, 20, 25 सीटें बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सफलता कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो उनकी समस्या, भारतीय जनता पार्टी की खुशी और उनकी समस्या कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे रिटायरमेंट कभी न कभी होगा और उसके बाद आगे का नेतृत्व कौन हो सकता है, संभाल सकता है, जो कि इन लोगों के लिए पहले से बड़ा सरदर्द बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी संघ में मंथन चल रही है। तो पहले कुछ समय से अखिलेश यादव जैसे नेता हों या राहुल गांधी जैसे नेता हों, इन लोगों को बार बार एक मौका मिलता था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इस मौके का फायदा उठाया और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया और यह मुद्दा उठाया कि योगी और मोदी के बीच, यानी कि शीर्ष नेतृत्व योगी, मोदी और उधर शाह की बात भी चलती है कि मोदी और अमित शाह और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ये दोनों के बीच एक हिडन तरीके से, छिपे हुए तरीके से संघर्ष चल रहा है और ये योगी के लिए समस्या पैदा कर सकती है। योगी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं मोदी। ऐसी बातें इन लोगों ने की और यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो खुलेआम कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व और दिल्ली के नेतृत्व में झगड़ा चल रहा है, योगी को दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग। और इन लोगों ने हिडन तौर पर उसके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी चलाया। योगी की टीम की बात की जाने लगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान भी हुआ और अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं, 75वें साल के बाद 76वें साल में आएंगे, 77-78 साल के होंगे, 2029 में ये 79 ईयर के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 79 ईयर के होने के बाद वो 85-90 साल तक आगे राजनीति ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और 2027 में योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिर से योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा कार्यकाल उनका होगा। मोदी का चौथा कार्यकाल होगा। तीसरे कार्यकाल ये बीच में होगा जब प्रधानमंत्री मोदी 2029 के बाद, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर से 2030, 32, 31 ये बीच का दौर होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व की जरूरत होगी कि आगे मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो। अब समस्या ये लोग पैदा करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि अगर मोदी के बाद, जैसा कि संघ का मानना है, पिछले दिनों कई मीटिंग हुई संघ के साथ योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो पूरी तरह से संघ से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं रहे हैं, ये संघ की इकाई हो सकती है। ये गोरखनाथ पीठ के थे तो ये संत थे और संघ के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। तो वैसे में संघ के साथ कोऑर्डिनेशन, इनका युवा वाहिनी अपना चलता था, उसमें संघ के साथ तो कोऑर्डिनेशन होता था। तो ऐसे में संघ के साथ कोऑर्डिनेशन और दूसरे तरफ जो योगी आदित्यनाथ के आगे का राजनीतिक कैरियर, तो मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जिन लोगों का चुनाव किया जा रहा है उसमें संजोग भी ऐसा ही है, कोऑर्डिनेशन भी ऐसा ही है, संघ की सोच भी वही है। और ऐसा लगता है कि 3-4 नाम जो बताए जाते हैं, जैसे ये अमित शाह का भी नाम सामने आता है, नितिन गडकरी जैसे लोगों का नाम सामने आता है, राम माधव जैसे लोगों का, और वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर में हेमंत बिस्व शर्मा का भी नाम आता है, देवेंद्र फडणवीस का भी आता है कि उत्तराधिकारी के लायक स्थिति है इन लोगों की, हार्डकोर नेता हैं। धामी का भी नाम आता है, योगी का भी नाम आता है। लेकिन इन सब में संजोग जो बनता है ये योगी और मोदी का ही है, क्योंकि मोदी को भी योगी ही कहा जाता है। आजकल बराबर ये बात कही जाती है, इन्होंने भी तो संन्यास लिया, परिवार से अलग हुए, पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी जितनी भी जैसे भी रही हो, योगी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग ही रही हो, वो भी मठ ज्वाइन किए, इन्होंने संघ ज्वाइन किया और संघ ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, भारतीय जनता पार्टी के में अलग अलग पदों पर रहे, महासचिव तक रहे। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी उन्होंने पार्टी से मिले हुए संसाधन या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर मिले हुए संसाधनों का उपयोग
परिवार वालों के लिए नहीं किया। योगी भी वैसे ही परिवार वालों के लिए नहीं करते हैं। उनकी बहन आज भी चाय की दुकान खोले हुए है उत्तराखंड में, इसकी चर्चा होती है, जानकारी भी मिली और सवाल भी उठते हैं कि बहन को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन वो सवाल देश को छोड़ने की बात नहीं है। तो योगी और मोदी, जो मोदी एक गृहस्थ जीवन में आने के बावजूद संत की तरह रहे और आगे संतत्व की प्राप्ति की, तो दोनों के बीच संजोग भी अच्छा। योगी और मोदी ये दो अक्षर का शब्द, क्योंकि मोदी इनका सरनेम है और योगी इनको गुरुओं से मिला हुआ एक वरदान है। तो अंत और शुरुआत, जैसे मोदी सरनेम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, और इधर योगी आदित्यनाथ में योगी शब्द है जो इनके पहले जुड़ा हुआ है। तो अंत खत्म होता है तो फिर से शुरुआत होती है, तो योगी की शुरुआत है। और एक बड़ा संजोग ऐसा दिखता है, मोदी जिसके अंत में आई है इंडिया और योगी जिनके अंत में भी आई है इंडिया। मोदी शब्द ही ऐसा है, ए मैन ऑन ड्यूटी फॉर इंडिया। ये हमेशा अपने कर्तव्य के लिए भारत के साथ खड़े रहते हैं। योगी की स्थितियां भी उसी तरीके से दिखाई पड़ रही है। और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, यानी कि सनातन संस्कृति का प्रदर्शन किया, जो कि कोई प्रधानमंत्री पहले करता नहीं था। मंदिर जाना, मंदिर में पूजा पाठ करना, यहाँ तक कि नवरात्र का व्रत रखना, पर्व त्योहारों में रहना, या फिर हर मंदिर में जाकर मंदिर के वेशभूषा में वहां पर जाकर ये यज्ञ में आहुति देना, तो ये सारे काम अभी तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया था। वो प्रदर्शन करते हैं, वो अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब तो प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति सामने आ गए। तो उसके बाद और उसके पहले की तुलना की जाती है कि जो पहले आडवाणी हो या फिर वाजपेयी जी हो, ये लोग इतने सॉफ्ट थे कि पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की बात करते करते इन्होंने कभी इस तरह से हिंदुत्व का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया अपने सार्वजनिक जीवन में और प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री, पीएम रहते हुए भी। लेकिन मोदी ने वो किया। तो अब आगे क्या होगा? हिंदुओं की आकांक्षाएं किस ओर जा रही है? तो उसमें योगी के लिए संजोग बहुत बेहतर है कि जो प्रदर्शन किया और जो खुद ही अपने आप में एक प्रदर्शन है, सनातन का प्रदर्शन है ये। अगर योगी आदित्यनाथ को देखा जाए तो वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठेंगे, पूरी दुनिया में वो गेरुआ वस्त्र धारण करके घूमेंगे। तो उस समय ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करो। ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में ये मान लिया जाएगा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ का प्रधानमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला एक सनातनी है, कट्टर हिंदू है। इसलिए ये बार बार सेकुलरिज्म का ढोंग नहीं चलेगा। इसलिए ये संजोग कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ जो 2029 के लिए और इधर 2027 के लिए कोऑर्डिनेशन हुआ है, योगी को फुल तरीके से, पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है कि आप 2027 को मैनेज करो और उसके बाद 2029 में 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, यानी कि 60 से 70 सीट के बीच लोकसभा में उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। डर यही है, डर इन लोगों के साथ यही है कि अगर योगी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी तो 4 कार्यकाल देखकर गए, अगर योगी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी से ज्यादा यंग एज में प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद इनका राजनीतिक कैरियर और लंबा रहेगा। तो अगले 20 साल तक के लिए दिल्ली की सत्ता तो गई ही गई, और अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश की भी सत्ता इन लोगों के आसपास नहीं गुजरेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के बाद सीधे प्रधानमंत्री की तरफ गए हैं, एक नए रिकॉर्ड बनाएंगे। और ऐसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये दोनों की राजनीति में विपक्ष के लिए ऐसा एक समस्या पैदा हो गई है जिसके कारण ये लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि किसी भी तरह से कॉन्स्पिरेसी करके कैसे भी योगी को रोको, लखनऊ से दिल्ली जाने का रास्ता बंद करो, नहीं तो फिर हमारी राजनीति तो खत्म होगी, अब हम आगे की राजनीति कर भी नहीं पाएंगे।
जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब तक तो था पीएम मोदी का ट्रेलर जिसे ही विपक्ष झेल नहीं पा रहा था, और अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ऐसे में विपक्ष सोच रहा है कि सरकार की सियासत में वो कहां फिट बैठे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।